हमारे दादा ने हमारे अब्बा को बुलाया कि अरे मुरसलीन इधर आओ, ये देखो, ये जादू सीख के आ गया है कहीं से। वोल्ट डिज्नी के साथ काम किया। लोगों की ख्वाहिश होती है। कैसेट उठाया, उन्होंने यूं फेंक दिया। फेंक दिया। मैं परेशान। उस वक्त जो वीएफएक्स का लेवल हॉलीवुड में था, वो पाकिस्तान में क्या बॉलीवुड में भी आज तक वो लेवल नहीं आ सका। पूरा हाथी डिजिटली डेवलप करना पहली बार पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा वावेला था कि भाई पूरा फुल्ली डिजिटल हाथी एक डेवलप किया। इतनी सारी आप टेक्नोलॉजीज के साथ आप चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इतनी लाइफ में इतना आगे पीएचडी कर लिया आपने, सब चीजें हो गई, उसके बाद एकदम से ये यू टर्न कैसे आया कि आप हिकमत की तरफ आ गए? वो अली सीना ने ऐसे ही नहीं कोई किताब लिख दी पूरी कुल्लियात नफीसी। इट्स ऑल अबाउट पल्स। कि जहाँ हकीम का जिक्र आता है वहाँ लोग मुस्कुराने लग जाते हैं कि यार तू हकीम से इलाज करा ले, तेरी शादी होने वाली है, तू हकीम से इलाज करा ले। एथनिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, किसी भी उस चीज से हट के किसी भी नीडी लोगों की किसी भी तरह से मदद की जाए। मैनेज कर सकते हैं। नहीं मरेगा इंसान, ना खा के नहीं मरेगा, खा के मर जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमारे आज जो मेहमान है वो बड़े खास है, डॉक्टर मुकीम। मुकीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, आपने बुलाया। मुकीम भाई, बड़े अरसे से हमारा प्लान हो रहा था कि हम लोग मुलाकात करें और आज आपको हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। मुकीम भाई जो है हकीम भी हैं और इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर इन्होंने वीएफएक्स के ऊपर बड़ा अपना जो है पार्ट अदा किया है। तो मुकीम भाई, स्टार्ट से आपका वो करते हैं शुरू। कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो आप ये बताइए और आप उसके बाद ये हिकमत में कैसे आ गए, क्योंकि मुझे पता चला था जब कि आप पहले वीएफएक्स के ऊपर इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर ना आपका एक पार्ट था, तो वो जरा अपनी जर्नी जरा बताएं लोगों को। जी, असल में हुआ ये कि बाबर जब आँख खुली तो पता चला कि वालिद जो थे वो वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे कि वालिद साहब खुद भी एक बहुत ही अच्छे कैलीग्राफर थे, खत्तात थे और कातिब थे। और बाकायदा प्रोफेशनली उन्होंने काम किया। तो फिर उनके जो बड़े भाई थे वो कुरान की खत्ताती करते थे सिर्फ, अच्छा। और खत्ते सुल्स देहलवी के वो मौजिद, वन ऑफ द मौजिद उनमें से थे। और उनसे छोटे भाई जो थे वो विजुअलाइजर थे, वो भी बहुत बड़े जो पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें हामिल हाजा जो सबसे पहला लिखा गया वो उनके हाथ से, अच्छा, वो माशा। ब्रश से खत्ताती करते थे। तो फिर इस तरह से मैंने जब देखा कि भाई सभी लोग कर रहे हैं, तो वो एक बचपन से ही एक थी कि भाई नहीं, कलर से खेलना है, वाटर कलर्स हैं, जो पोस्टर कलर्स हैं, ये सब चीजें। तो वो एक बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन जीत लेना, ये सब चीजें वो चलती रही। तो ये एक बचपन इस तरह से चल रहा था। मगर साथ साथ में बाबर एक और बात बताऊं, जी। वो ये कि बचपन में यहाँ पे एक्सेस मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स होती थी जहाँ पे किट्स मिलते थे। सही। तो वो एक आईसी 555 एक टाइमर आईसी बड़ी मशहूर हुई थी उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सर्कल के अंदर। और वो भी हम किट्स बनाने लगा, और ये सब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मिलके हम ये के वो मुख्तलिफ किट्स। एक बार वो मैंने क्लैप स्विच बनाया कि वो साउंड को डिटेक्ट करके रिले को ऑन करता था। अच्छा। तो हमारे दादा जो थे वो मैंने टीवी जो था वो ऑन एंड ऑफ किया ताली बजा के। अच्छा। तो हमारे दादा ने हमारे अब्बा को बुलाया कि अरे मुरसलीन इधर आओ, ये देखो, ये जादू सीख के आ गया है कहीं से, और ये सब चीजें। तो वो एक बड़ी वो भी फैसिनेशन एक चल रही थी, वो भी एक इंस्पिरेशन थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो रहा है। और एक दूसरी तरफ जो हाथ से बनी हुई चीजें थी वो एक, तो वो दोनों चीजें साथ साथ दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चलता मतलब था। बचपन से ही जो है आप ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे क्रिएटिव लोग जो थे। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर आस्ता आस्ता फिर जो है आपका जो है रुझान सबसे पहले हिकमत से पहले किन चीजों में ज्यादा हाँ, है? फिर हुआ ये कि मैं बात कर रहा हूँ 85-6 की के एक मैंने एक जगह से एक एक्सटी कंप्यूटर लिया। अच्छा। एक्सटी कंप्यूटर उस जमाने में डॉस को इंस्टॉल करना पड़ता था। तो वो 3-4-5-6 दिन तक वो पड़ा रहा। मुझे यही नहीं पता चला कि अरे भाई इसमें पहले डॉस इंस्टॉल करनी है, फिर उसके बाद ये फिर सिस्टम। जब वो चलना शुरू हुआ तो उस जमाने में एक लैंग्वेज होती थी, बेसिक लैंग्वेज, और उसके अंदर मैंने काम शुरू किया। गुलजी हमारे एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट गुजरे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री की टाइटल्स वगैरह मैंने बनाए उससे।
अच्छा। तो तब मुझे पता चला कि डॉट्स, लाइन्स और ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत अंदाज़ से कंप्यूटर में भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा। और वहाँ से फिर एक दूसरा मैं समझता हूँ कि वो एक आई ओपनर था मेरे लिए कि भई नहीं, कंप्यूटर ग्राफ़िक्स भी एक मीडियम है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को कुछ जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। हाँ। तो इस सिलसिले में फिर वो होते-होते नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट चला गया लाहौर। हुँ। वहाँ पे ज़्यादा अरसे नहीं रुका, कुछ 1 साल के बाद फिर वहाँ से फिर अमेरिका चला गया था। अमेरिका चले फिर गए। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में बैचलर्स किया, वहीं से मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, कंप्यूटर ग्राफ़िक्स फ़ोकस था। हुँ। और फिर राइट आफ्टर माय मास्टर्स वॉल्ट डिज़नी के साथ मैंने जॉइन किया। वोल्ट डिज़नी के साथ काम किया। ये लोगों की ख्वाहिश होती है। हाँ, इत्तेफ़ाक देखें कि वो मैं अपना पोर्टफ़ोलियो और सब चीज़ें लेके न्यू ऑर्लिन्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है सी-ग्राफ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग कंप्यूटर ग्राफ़िक्स से मुंसलिक हैं या उसमें काम करते हैं, उसमें एडिटिंग भी है, उसमें ग्राफ़िक्स भी हैं, तो उसमें सीजीआई भी है, तो उसमें और सारी चीज़ें, तो इसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे सी-ग्राफ, SIGGRAPH, सी ग्राफ कॉन्फ्रेंस को कम से कम आप वहाँ पे जाया करें, हर साल होती है, ताकि आपको नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे बिल्कुल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो रिसर्च हो रही है उसके ऊपर वो दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सब लोग आके वहाँ पे मिलते हैं। सही है। मगर चूँकि अब ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया है, तो बड़ी अच्छी बात ये है कि अब आप ऑनलाइन ही उस कॉन्फ्रेंस को एन्जॉय कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पे इत्तेफ़ाक से न्यू ऑर्लिन्स में मैं खुद था पर्सनली, और ये 96 की बात है। तो वॉल्ट डिज़नी के वो लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको अपना काम दिखाया। मैं उस ज़माने में अच्छा कैसेट्स चलते थे ना, कैसेट्स में मैंने एक एनिमेशन बनाई थी, और जो कंप्यूटर्स थे वो उस ज़माने के बड़े क्रूड कंप्यूटर्स थे। हुँ। मगर वो एक एनिमेशन थी जिसके अंदर कुछ एक स्ट्रगल थी एक एनिमेटेड कैरेक्टर की। तो उन्होंने वो लिटरली बाबर, मैं आपको बताऊँ क्या हुआ? जी। कैसेट उठाया, उन्होंने यूँ फेंक दिया। फेंक दिया? फेंक दिया, मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या इतना मेहनत का काम, मेरा मास्टर्स का थीसिस की वो एक रिक्वायरमेंट थी। मैंने कहा इतना गंदा काम है क्या? हुँ। कि सिस्टम से उठा के फेंक दिया। मगर मुझे बाद में पता चला कि दे वांटेड टू सी माय थॉट प्रोसेस, माय थिंकिंग प्रोसेस, मेरा हाथ का काम देखना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तो आपका हाथ का काम देखना है पहले। तो ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि सिर्फ़ यही नहीं कि आप सिर्फ़ टेक्नोलॉजी या टेक्निकैलिटी को लेके पकड़े, बल्कि आपकी सोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर मैं जल्दी से भागा, जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ से लेके अपना पोर्टफ़ोलियो, हाथ का काम दिखाया, और एंड देन वो स्टार्टेड कि फ्लबर में उन्होंने मुझे पहली जगह दी। फ्लबर। फ्लबर जिसके अंदर रॉबिन विलियम्स एक प्रोफ़ेसर है, और एक गूई मटीरियल है जो जंप करता है। अच्छा, अच्छा, उसमें आपने अपना पार्ट सबसे सबसे पहले पहले उसी में उसमें हमारा बहुत सारा एक तरह से हर तरह का ही काम था, क्योंकि वीएफएक्स के तो इन्वायरमेंट में तो आप जब आप वीएफएक्स टीम के साथ होते हैं तो हर तरह के काम ही कर रहे होते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि वीएफएक्स जो आपने 96 में जो आप बता रहे हैं या 90 फ़िल्म 97 में रिलीज़ हुई होगी, उस वक़्त जो वीएफएक्स का लेवल हॉलीवुड में था, वो पाकिस्तान में क्या बॉलीवुड में भी आज तक वो लेवल नहीं आ सका? नहीं, हम देखें, हम बात कर रहे हैं 96 97 की चलें ले लें, तो उस ज़माने के मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पायरोटेक्नीशियंस हायर करते थे वॉल्ट डिज़नी। पायरोटेक्नीशियंस वो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, जो कि सिलेंडर्स में अपने गैसेस को लेके आते हैं। वो कहते हैं अगर कोलंबिया पिक्चर को ये घर फाड़ना है, तो वो इधर-उधर वो गैसेस के सिलेंडर को तारों से अटैच करके, उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं, वो अटैच करते हैं, कब ये फटेगा, कब वो फटेगा, कब ये होगा, कब वो टाइमिंग सेट करते हैं। उसके बाद वो वाक़ई में घर को फाड़ देते हैं। राइट, और उसको जब फाड़ते हैं तो उनकी गैस, वो चूंकि एक्सपर्ट होते हैं, उनकी गैसेस से मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं, और उससे खूबसूरत एक्सप्लोजन बनता है जो कि एस्थेटिकली बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा, मोशन पिक्चर सारा काम क्या है? ब्यूटीफुलनेस, एस्थेटिक्स और इमोशंस, दो चीजों से आप इमोशंस को आप स्टोरी लाइन से भी लेके आते हैं, और जाहिर है विजुअल्स कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। तो ये लोग बहुत पैसे ले रहे हैं। अच्छा।
तो उस ज़माने में जब हम लोग हायर किया गया तो जब मैं आर्मेगेडन में टीम में आया, फ्लबर के बाद जॉर्ज ऑफ जंगल, फिर आर्मेगेडन में जब हम आए, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हमें करने पड़ गए थे। तो हमारी टीम का काम यही था कि हम एक्सप्लोजन्स के एक्सपर्ट थे। हम वी हैव टू प्लांट दिस डिवाइस व्हिच इज़ अ वर्चुअल डिवाइस। बिल्कुल डिजिटल होती थी कि हमें यहाँ प्लांट कर दो, डिजिटल एनवायरनमेंट में वहाँ प्लांट कर दो। वो किस तरह से क्रैक करेगी पूरे बॉडीज़ को, रिजिड बॉडीज़ को क्रैक करके पार्टिकल को अटैच करेगी, उसके बाद वो एक्सप्लोड करेगी और उसके बाद गैसेस के सारे वो मामला। मगर बहुत काम होता था उस ज़माने में क्योंकि आपके सारे टूल्स थे ही नहीं, थे ही नहीं। क्योंकि हर चीज़ आपको खुद ही डेवलप करनी है। तो उसलिए वो काम आपके क्वेश्चन्स में कि भई वही काम अब यहाँ पे क्लिक ऑफ अ बटन यू डू इट। आप बटन दबाएँ, आपके पास फायर है, बटन दबाएँ, एक्सप्लोजन है, आप छोटा-सा वो प्लांट। तो उस ज़माने में सॉफ्टवेयर्स इतने बने ही नहीं थे या थे ही नहीं। तो हम लोगों को ये बड़ा एक चैलेंजिंग मसला था, बहुत ज़्यादा चैलेंज होता था कि हम किस तरह से एक जो डायरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। मिसाल के तौर पे जॉर्ज ऑफ द जंगल के अंदर हाथी वो आई, पूरी टीम, उनकी टीम आई कि भाई हमने हाथी को सिखाने की बहुत कोशिश की, मगर हाथी सीख ही नहीं रहा और फ़िल्म की रिक्वायरमेंट है कि हम लकड़ी फेंकनी है, कुत्ते की तरह लकड़ी पकड़ के हाथी आए। अच्छा। भाई तो वो कुत्ते की तरह वो पालतू हाथी था। हाँ, भाग के जाए और भाग पकड़ के के। जाए भाग। तो फिर यही हुआ कि हमें पूरा हाथी डिजिटली डेवलप करना पहली बार पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा वावेला था कि भाई पूरा फुल्ली डिजिटल हाथी एक डेवलप किया गया जो ब्रीदिंग उसकी जब वो ब्रीथ करता था तो उसकी वो रिब्स जो थी वो भी हिलती थी। अच्छा। तो फिर उसको फिर सारा वो करना पड़ा तो कि ये कौन सी फ़िल्म में पहली बार हुआ ये? ये जॉर्ज ऑफ द जंगल के अंदर जॉर्ज ऑफ द जंगल। मतलब ये कि उससे पहले और भी चीजें हुई थी मगर हाथी के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ था। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम इतनी। ऐसा हुआ और उसमें मेरा जो काम था ज्यादातर चूंकि हाथी तो डिजिटल हो गया है मगर चूंकि वो जब इंटरेक्शन कर रहा है ग्राउंड से तो वो जो चिप्स हैं, डिब्रीज हैं या डस्ट है वो उसके उसके पाँव से हिल रही हैं या हिल फ्लाई रही कर है, रही फ्लाई कर रही हैं। हैं। वो मेरा काम था उसके अंदर सारा। इतनी डिटेल पे काम होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में काम होता है और एक चीज मैं आपको बताऊं बाबर, उसमें जब मैं काम कर रहा था तो एक वहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, जो मेरे साथ ही काम करते थे, बड़े सीनियर थे। तो मैंने कहा एंड्रयू तुमने मुझे ये सिर्फ़ 2 दिन में सिखा दिया कि ये इस तरह से करना है मगर हाँ, फिर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे डालना है मगर जो टेक्निकैलिटी उन्होंने मुझे सिखा दी 2 दिन। मैंने कहा यार ये आपने मुझे सिर्फ़ 2 जिसके लिए आपने 2-3 महीने लगा दिए होंगे सीखने में। हुँ। तो उसका जवाब बड़ा अच्छा था बाबर। उसने कहा कि देखें अगर मैं ये आपको नहीं सिखाऊँगा ना, तो मैं कुछ और आगे नहीं सीख पाऊँगा। हुँ। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे शेयरिंग, नॉलेज की शेयरिंग बड़ी अच्छी आसानी से हो गई। प्रोडक्शन हाउस के अंदर मैंने देखा कि वो ताकि वो अगर आप एक चीज़ सिखाएँ, तो दूसरी चीज़ को पकड़ें, फिर वो सीखें, फिर वो सिखाएँ, फिर वो सीखें, फिर वो सिखाएँ। तो एक तरह से नॉलेज इस तरह से वो पूरा प्रोडक्शन हाउस एक कल्टीवेट करता था नॉलेज को, एक-दूसरे को। एक-दूसरे को सिखाने। यहाँ पे आप किस तरह देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में नॉलेज शेयर की जाती है? देखिए हमारा एक कल्चर जो ईस्टर्न कल्चर है ना एक बरसगीर पाक व हिंद का ये यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के साथ साथ यहाँ पे मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप का भी एक कॉन्सेप्ट है हुँ। और यहाँ पे एक जरा सा अगर बहुत ही यूनिक नॉलेज है तो उसको सिखाने में एक ग्रेजुअल उसके अंदर वो ड्यूरेशन लिया जाता है हुँ। और वो आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि नहीं वो बताया जाता। बताया नहीं जाता बाज़ वक़्त वो मास्टर ये समझता है कि इसका एक ख़ास टाइम और ये अपने तौर पे वो भी सही होगा मास्टर भी। मास्टर ये समझता है कि इसका एक ख़ास टाइम होगा तब मैं इसको सिखाऊँगा। तो हाँ, वरना तो नहीं। वरना ये कि वो शायद नॉलेज को ग्रैब करके वो उस नॉलेज की डिटेरिएशन में ना चला जाए। यू नो व्हाट ब्ला, 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 सही। ब्ला, ब्ला। तो वहाँ से फिर आप आगे बढ़े जी, और फिर फाइनल फैंटेसी जो है, जो फुली आप हमारी बात हो रही थी कि डिजिटल एक एनिमेशन फ़िल्म थी, वो आप लोगों ने डेवलप की। हाँ, वहाँ पे एक साकागुची-सान एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं अभी भी हयात हैं। सान का मतलब है साहब, साकागुची उनका नाम था, तो वहाँ पे जैपनीज़ में कहते हैं साकागुची-सान। तो उन्होंने कहा कि भई मैंने पैसे बहुत बना लिए, मैं हवाई में रहूँगा, गोल्फ खेलूँगा, फ़िल्म बनाऊँगा। अच्छा। तो वो फिर हवाई में आ गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, आर्टिस्ट को, डिज़ाइनर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। और वो फिर फाइनल फैंटेसी कोलंबिया पिक्चर के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई किस तरह से एक ऐसी फ़िल्म बनाई जाए जो फुल्ली डिजिटल। तो वो फिर उसके ऊपर 3.5 साल मैंने उस पे काम किया
और उसमें तमाम कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, फायर, डस्ट, डिब्री, क्लाउड, ये सब चीजें उसमें, कोई भी लाइव एक्शन है नहीं उसमें, टोटली डिजिटल था उसमें। टोटली डिजिटल। वीएफएक्स। वीएफएक्स अगर फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर यूं नहीं हुई बाबर, क्योंकि देखिए फिल्म का कॉन्सेप्ट है कि आप स्टोरी, अगर स्टोरी नहीं है ना तो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो ऑडियंस में वो उसका वो कैरेक्टर नहीं डेवलप होता है। कंटेंट मैटर करता है। हाँ, तो हम कहते भी रहे साथ पूरी साथ से कि भाई इसकी स्टोरी, मगर वो तरह सा ये कि नहीं, मुझे मैंने ये सोचा है तो मैं यही करूँ। तो अच्छा। इस तरह से वो बड़ी, मगर एक अंदाज से बहुत ही अच्छी फ़िल्म अभी भी म्यूज़ियम का हिस्सा है, क्योंकि फुल्ली फर्स्ट डिजिटल फ़िल्म जिसमें तम सब सब तमाम चीज़ें तो कैप्चर फिल्म करके बनाई। जो है फ्लॉप रही थी? फ्लॉप इन द सेंस के फ्रॉम फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसने उतने पैसे नहीं बना पाई थी। मगर अपने मगर वीएफएक्स और बज़ के लिहाज से और उसके उसके लिहाज से वो बहुत ही कामयाब फ़िल्म रही, क्योंकि उसके अंदर बेइंतहा रिसर्च काम हुआ, बहुत ज़्यादा रिसर्च। आप हैरान होंगे उस ज़माने में माया एक से पहले एलियस सॉफ्टवेयर हुआ करता था। सही है। तो एलियस सॉफ्टवेयर माया में कन्वर्ट हो रहा था, तो बहुत सारी रिसर्च उस प्रोडक्शन हाउस में हो रही थी। अच्छा। तो वो कन्वर्ट वहाँ के लोग आए हुए थे, जो वेवफ्रंट एक कंपनी यही डेवलप करती थी, तो तो वो सब क्या क्या फ़र्क लगा आपको आपने वर्ल्ड डिज़नी के साथ काम किया और फिर आपने जब ये जापानीज़ लोगों के साथ काम किया तो आपको क्या फ़र्क फ़ील हुआ दोनों के अंदर? इन दोनों में अब अलग-अलग उनके कैरेक्टर्स हैं, अलग-अलग उनके एथिक्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता था, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हवाई की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं देखा कि क्योंकि जापानीज़ बहुत मेहनत करते हैं, तो हुँ, वो मेहनत ज़्यादा करते थे। हुँ, और वहाँ पे ज़्यादा काम जो था कॉन्सेप्चुअली बड़ा ज़बरदस्त होता था, और ये कि यहाँ भी कॉन्सेप्चुअली काम होता था, मगर दोनों के अपने-अपने एथिक्स हैं, हुँ। और अपने-अपने उनके ड्रॉबैक्स भी हैं, और बड़ी अच्छी, मगर बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों से सीखना, उन लोगों से सारी चीज़ें मालूमात करना और उनके साथ शेयर करना अपने इन्फॉर्मेशन और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को। वीएफएक्स की आपकी एक एक लाइफ़ रही, उससे आपने बड़ा सीखा। तो उसके बाद फिर आपकी जर्नी जो है लाइफ़ की फिर वो किस तरफ गई फिर? देखिए वीएफएक्स तो एक एक डिजिटल एनवायरनमेंट में रहा, फिर बाद में मैं इंटरेक्शन डिजाइन में आ गया। टेड वालों ने भी मुझे बुलाया, जी, जी, और जी। फिर आप देखते हैं कि टेड में मैंने जो एप्लीकेशन में बनाता रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इंफ्रारेड शूटर से स्केलेटन को बॉडी के साथ अटैच करना, और फिर इंटरेक्शन डिजाइन मुख्तलिफ वो करता रहा, क्योंकि वो मेरे पीएचडी का भी हिस्सा था, जहाँ पे मैं इनटैंजिबल हेरिटेज को प्रमोट करना, ट्रांसमिट करना, प्रिजर्व करना, सेफगार्ड करना, उसके ऊपर मैं आ गया था। तो वो इस तरह से टेक्नोलॉजी कभी छूटी नहीं, और अभी भी नहीं छूटी है, तो वो चलती रही है। इंटरेक्शन डिजाइन अभी भी चल रहा है, रिसर्च का काम अभी भी चलता है। पार्ट ऑफ माय पीएचडी इज अबाउट के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और किस तरह से इंडिजिनस मैथडोलॉजीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सही है। और इंडिजिनस मैथडोलॉजीज को किस तरह से मिलाया जाए, ताकि वो प्रमोट हो सके हमारा कल्चर, हमारा तहज़ीब व तमद्दुन और सब चीज़ें। तो वो पार्ट अभी भी चलता है, हिस्सा है। तो ये इतनी सारी आप टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इतनी लाइफ़ में इतना आगे पीएचडी कर लिया आपने, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद एकदम से ये यू टर्न कैसे आया कि आप हिकमत की तरफ आ गए? कि देखिए वालिद साहब हमारे हकीम थे, और हकीम मुरसलीन साहब जो थे वो बहुत ही मशहूर जी, नब्बाज़ जी, थे। जी, बहुत। तो मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया में था जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मैंने यही सोचा कि किस तरह से अपने वालिद के साथ और इनका जो इल्म है उसको किस तरह से कोडिफ़ाई किया जाए। कोडिफ़ाई का मतलब कोई भी ऐसे, आपने देखा होगा तरबूज़ में जब आप हाथ मारते हैं, तो हम अंदर देखते हैं कि मीठा है या नहीं। हाँ, है ना? सही है। या बहुत सारी ऐसे हमारे इल्म है, इनको हम कहते हैं टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज वो इल्म है जिसको हम कोडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, हमें बताना बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हुँ, तो मेरे वालिद की पल्स रीडिंग की बड़ी अच्छी उनकी एक प्रैक्टिस थी, और बड़े मशहूर थे। वो मैं चाहता था कि मैं उसको कोडिफाई करूँ और उसके साथ, तो फिर मैं अब्बा के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो मैं इनफैक्ट अब्बा के साथ पीएचडी का डाटा कलेक्ट करता था। और वैसे तो बचपन से ही हमने अत्तारी जिसे कहते हैं, कि कंपाउंडरशिप जिसे कहते हैं, वो हम करते रहते थे, दवाइयाँ बनती थी, सब देखते थे, सारी चीज़ें का शौक पार्ट्स। था उसको। शौक उस वक़्त भी था।
और इट्स नथिंग रॉन्ग टू हैव अ मल्टीपल पैशन सॉर्ट ऑफ लाइक कि भाई एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो बिल्कुल। वो हर तरह में उसमें भी था। तो मगर जब मैं पल्स रीडिंग करता रहा तब मुझे पता चला कि दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। हुँ, वो एक पूरी बॉडी कुछ कह रही है, यहाँ पे आपके पास कुछ बॉडी आके कह रही है, ऐसे ही नहीं। बू अली सीना, ए बी सीना इंग्लिश में कहते हैं उन्हें, हुँ, बू अली सीना ने ऐसे ही नहीं कोई किताब लिख दी पूरी कुल्लियात नफीसी। इट्स ऑल अबाउट पल्स। ऐसे ही नहीं कि चाइनीज 5000 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि आयुर्वेदा में इतना डिटेल में काम हुआ है। तो वो मुझे काफी फैसिनेटेड कर, आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट इट। तो इस तरह से हम पल्स रीडिंग के ऊपर आते आते हकीम बन गए, और हकीम अभी भी 2 क्लिनिक चल रहे हैं। चल रहे हैं। माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो पर्सनली आपको जानता हूँ और हमारी मुलाकात रहती है। तो मुकीम भाई, जब हकीम का जब नाम आता है तो हमारे ज़हनों में सबसे पहले दीवारों पे लिखी हुई बातें और वो सारी जो है मर्दाना, मैं सीधा बोले तो मर्दाना कमज़ोरी और जो है इस तरह की चीज़ें सबसे पहले लोगों के ज़हन में मतलब मुस्कुराहट आ जाती है। या जैसे ही नाम आता है ना हकीम, तो लोग समझ जाते हैं कि चलो भई अब हमारी सारी कमज़ोरियाँ जो है ना दूर होने वाली हैं। ये ऐसा ऐसा क्यों है कि ये बताएँ कि हकीम को लेके लोगों के ज़हनों में ये जो कॉन्सेप्ट बन गया है कि यार ये हकीम है, तो ये जो है हमारी कमज़ोरी का इलाज ही करता होगा। ऐसा क्यों लोगों के ज़हनों में आता है? आप क्या इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, इंसान वैसे कौन और फना का एक पुतला है, जी, बनना और बिगड़ना। जी। तो जब बड़ा होता है तो उसके बाद उसके अंदर चीजें बनती भी रहती हैं। हर रोज हमारे यहाँ टूट-फूट होती है, हर रोज हमारे यहाँ उसकी जो हम जब सोते हैं तो उसको रिकवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। हुँ, तो बेसिकली तो हम हर रोज़ ही इन सब चीज़ों में जा रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें कहीं सेहत नज़र आती है तो कहीं कमज़ोरी नज़र आती है। हकीमों के साथ ये एक शायद एक वो लग गया, मगर हमने तो कभी भी अपने वालिद को इस तरह से कभी नहीं देखा कि ये कहना कि जनाब हकीम सिर्फ मर्दाना कमजोरियों का इलाज करते हैं। असल में तो हमने अब्बा को देखा, अपने वालिद को, कि वो पूरे जिस्म का इलाज करते थे। और ये सब जो चीजें हैं, मुख्तलिफ जो हमारे आज़ा हैं, वो सब एक पूरी जिस्म से मुंसलिक है ना। जी, और जब मुख्तलिफ हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सारा एक, तो माइंड बॉडी एंड सोल, जब आप पूरी तरह से, जब आप अपने आप को अच्छा रखते हैं तो तभी तो आप सेहत की तरफ जाते हैं। हाँ, यकीनन कुछ और ये सिर्फ हकीमों में ही नहीं, हर तरह के डॉक्टर्स, हर तरह के, क्या क्या हकीम गुर्दे बेच रहे हैं? नहीं। क्या हकीम बार बार सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं? हुँ, आप चले जाएँ कितने, तो मेल प्रैक्टिस तो बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स के अंदर है। हुँ, हर जगह बहुत सारी चीज़ों में गलत लोग शामिल हैं, और वो गलत दवाइयाँ भी मिलाते हैं, और वो सब सब चीज़ें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इससे हम हकीम के प्रोफ़ेशन को बदनाम नहीं कर सकते हुँ, कि भई ये उनके ऊपर ये हो गया, बल्कि ऐसे बहुत सारे, मैं नाम गिनवा दूँ, इतने सारे हकीम हैं जो इंतहाई वाक़ई में बड़े सिंसियर हैं, और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ जिस्मों को कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, इस कल्चर में रहते हुए, क्योंकि हकीम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इस कल्चर, इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको एक तजवीज़ करता है, आपकी एक मुआवनत करता है, ताकि आप ना सिर्फ बीमारी से फाइट कर सकें, बल्कि बीमारी के अंदर वो सप्लीमेंट डालता है, हर्बल हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो डालता है कि ताकि आपको एक तक़वियत मिले कि आप फाइट कर सकें। बाबर इंसान अमेजिंग फाइटिंग एबिलिटीज रखता है आपकी हर किस्म की बीमारी के लिए। हुँ, अगर वो किसी तरह से वो फाइटिंग एबिलिटीज को आप नरिशमेंट दे दें, तक़वियत दे दें, आप सोच नहीं, कितनी तो बीमारियां हैं जिसको हम राइट अवे कह देते हैं कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है। हुँ, ऑटो इम्यून है, आईबीएस है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ये वो फला ढिमका, राइट अवे यू जस्ट टाइप इट कि भाई नहीं है दिस इज, क्योंकि उसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ये कहना कि हकीमों को पता है, ये भी गलत है। अच्छा। मगर एक ट्रायल्स एंड एरर्स एनेक्डोटल नॉलेज चलती हुई आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जब आप देते हैं बॉडी में, तो पूरी बॉडी जब डेवलप होती है, हमारे यहाँ एक आज़ा को सही नहीं करते, हमारी पूरी बॉडी को सही करते हैं, उस आज़ा से रिलेटेड दूसरे आज़ा को भी, पूरे सिस्टम को देखते सिस्टम को। तो ये एक मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत टैबू है कि आप गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन हैं। नहीं, कि भाई, नहीं, वो हम यही बात कर रहे थे कि मतलब मतलब ये ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि ये हमारे कल्चर में है
कि जहाँ हकीम का ज़िक्र आता है, वहाँ लोग मुस्कुराने लग जाते हैं कि यार तू हकीम से इलाज करा ले, तेरी शादी होने वाली है, तू हकीम से इलाज करा ले। इस तरह की बातें ये बड़ी एक हमारे सिस्टम में या एक एक बहुत जनरली डिस्कस्ड मेरे हो पास रही भी आते हैं दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग। तो दूल्हा कोर्स करवाते दूल्हा कोर्स करवाते हैं फिर आप उनको। नहीं, वो ज़ाहिर है पूरे जिस्म का मामला आता है कि मामला भई वजह पहले देखिए, इलाज बिन सबब, इलाज बिन तदबीर, इलाज बिन ग़िज़ा, इलाज बिन अद्विया, अद्विया इलाज बिन रिद। तो इलाज बिन सबब और इलाज बिन तदबीर और इलाज बिन ग़िज़ा, इन्हीं से बहुत सारे इलाज हो जाते हैं बाबर। अच्छा, अवेयरनेस अगर आप सही तरह क्योंकि आपके बेसिकली तो बहुत सारे मामलात जो हैं खाने-पीने के, वो इस वक़्त जो कल्चर के खराब है। क्या कह सकते हैं? अच्छा, आप माशाल्लाह से हकीम हैं। तो एक लोगों को आप अगर आसान अल्फ़ाज़ में समझाएँ, जैसे ग़िज़ा की बात हुई और ग़िज़ा को लेके जैसे मैं अभी ओवरवेट हो चुका हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होगी कि लोग ओवरवेट हो गए। लोग बाहर के खानों को ही फ़ास्ट फ़ूड्स को ही, जंक फ़ूड को, इन तरह के खानों को ही खुराक मान रहे हैं कि भई ये खुराक है, हमने खा ली, अब हम हेल्दी हैं। और मैं अभी भी जब बाहर, क्योंकि मेरा तो प्रोफ़ेशन है कि मैं सोशल मीडिया पे अपना फूड टेस्ट करना, उसका रिव्यू देना, ये मेरा पार्ट, काम का एक पार्ट है। मुझे खाना ही है। लेकिन मुझे पता है कि ये खाना मेरे लिए हेल्दी नहीं है, बल्कि मैं इसको माइनस में जा रहा हूँ। तो आप क्या ऐसी सलाह देंगे लोगों को कि जो आम रूटीन में बाहर के खाने खा रहे हैं, तो किस तरह अपना वेट लॉस कर सकते हैं? किन-किन तरीकों से, खुद से अगर वो चीज़ों को मैनेज करें, तो वो ज़रा आप लोगों को ज़रा समझाएँ कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें हैं बाबर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, थैंक्स वेरी मच क्योंकि ये दिल में मेरे वो होता है कि मैं किसी तरह से कुछ अवेयरनेस क्रिएट करूँ या क्या, जो भी कुछ कर सकूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये कि बहुत अच्छा तरीका है एक तो कि एक फास्टिंग करना या ये कि जब आपने कभी भी बाहर खाया है या आपने ज़्यादा खाया है, तो आप स्किप करें, ज़रा-सा ड्यूरेशन ले लें, कम से कम 14 घंटा ले लें, 16 घंटे ले लें। चौ इतना बंदा मैनेज कर आराम सकता है? से कर मैनेज कर सकते हैं, नहीं मरेगा इंसान, ना खा के नहीं मरेगा, खा के मर जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बॉडी को रेस्ट दें कि भई हाँ, वो अगर आपने दूसरी चीज़ आप ज़रा-सा कोशिश करें म्यान उसमें एक म्यान रवि लेके आएँ कि आप प्रोसेस ऑयल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसके अंदर मैदे को ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने की, तो उस जितना मिनिमाइज़ और जब भी इस तरह की चीज़ें खाएँ, उनको कम मिकदार में खाएँ। मिसाल के तौर पे ऐसा ना हो कि बहुत तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपने ब्रोस्ट खा रहे हैं आप। और फिर जहाँ वेट की बात आती है तो एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको नेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप कितने बॉडी के अंदर क्या आपकी हाइट के लिहाज से कितना वेट कर चुके हैं, तो उसको फिर आप उसके अंदाज से कम लोअर ब्रैकेट में आ जाएँ। जब आप लोअर ब्रैकेट में आ जाएँगे बॉडी मास इंडेक्स के तो आप कुछ खा पी भी सकेंगे और फिर आप मगर यही है कि कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम से कम खाएँ और उससे ज़्यादा जितना देखें इंसानी जिस्म में मैदा बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गन है जो जितना आप खाएँगे वो खुलता चला जाएगा। उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक एबिलिटी है कि वो बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाता है। तो आप कोशिश करें अपनी सर्विंग जैसे प्लेट के बजाय अगर आप बॉल में आप राइस लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो प्लेट में लेते हैं आप पूरा भर के लेते हैं सारी चीज़ें। पहाड़ी बना लेते हैं। हाँ, तो कोशिश करें कि जितना हो सके वो खाना कम। खाना कम खाएँ। अच्छा। खाना कम खाने से मतलब खाना मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। आपके पास खीरा, ककड़ी, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर, आपके पास चौलाई का साग, बथुए का साग, मेथी का साग, सरसों का साग, आपके पास ज़्यादातर 2-3 तरह के जो बीन्स हैं। हुँ। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो देख के खाएँ कि जो भी खाएँ जैसा उसको पपीता कैसा है इंसानी हेल्थ के लिए? पपीता बहुत अच्छा है। आजकल मैदे के लिए? पपीता और अमरूद बहुत अच्छे हैं। जिन जिन लोगों को कब्ज़ होता है वो उनके लिए पपीता और अमरूद। अमरूद जो है वो बगैर बीजों के आप खाइए, बीज निकाल दें। बीज जैसा हटा के तो वो आपके लिए बड़े ज़बरदस्त हमारे वालिद कहते थे कि अमरूद जो है वो एक सेब की तरह है। जितनी सेब में तक़वियत है उतनी ज़्यादा उसमें अमरूद में भी है। अच्छा। विटामिन सी से भरपूर है तो अमरूद। इसी तरह पपीता है, पपीते में पेप्सिन पेप्सिन करके एक एंजाइम होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेटाबॉलिज्म में उसमें एक्सपेडाइट करता है उसको। अच्छा। तो वो पपीता बहुत ही अच्छी चीज़ है। मगर पपीता जब भी लें, बीज वाला लें। कोशिश करें बीज वाला हमारे यहाँ एक हाइब्रिड पपीता आया हुआ है, हाँ। उसमें बीज नहीं है, उसके ज़्यादा फ़वाइद नज़र नहीं आए इतने। अच्छा। तो और दही के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखें बाबर बाबर हम एक
एंटीबायोटिक की डोज़ लेते हैं ना, जी, तो हमारे माइक्रोबियोम्स, हमारे मैदे में 10 ट्रिलियन माइक्रोबियोम्स हैं। जी। वो बैक्टीरियाज हैं जो बड़ा जबरदस्त एक निजाम रखते हैं। वो मर जाते हैं, उनका 1/3 रिसर्च ये कहती है कि 1/3 वो मुतासिर होते हैं, मरते नहीं है, तो उनका एक जो पूरा पैटर्न है वो मुतासिर हो जाता है। हुँ, दही में बड़े अच्छे बैक्टीरियाज हैं, अगर वो दही सही दही है, तो वो आपके लिए, बॉडी के लिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, देखिए आपके पास 4 अच्छे बैक्टीरिया आपके किचन में हो सकते हैं, दही, सिरका, चीज़ और ईस्ट। ईस्ट, पनीर और ईस्ट, अच्छा। ये सब के सब अच्छे बैक्टीरिया लिए हुए होते हैं, तो आपको थोड़ा-थोड़ा इनको लेना बड़ा ज़रूरी है। आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बहुत सारे बड़े भी आ रहे हैं, तो उससे बैक्टीरिया जब मर जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, हुँ। उनको हाज़मे में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा है कि कोशिश करें कि दही बिल्कुल खाएँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके हवाले से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। देसी हल्दी जो है वो आपका जो है बहुत आपका इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा तो हम बहुत सारी बिल्कुल, बीमारियों से लड़ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो यही लोगों को आ रही है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा। जब जब तक वो हमारी सरहदों पे सही हिफाज़त नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ अंदर आ जाएगी। बिल्कुल। तो उस हवाले से क्या लोगों को गाइड करेंगे कि वो क्या चीज़ें ज़्यादा ऐसी खाएँ कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे? देखिए, मैं आपको सही बाबर, ये भी बहुत अच्छा आपने ये मौज़ू छेड़ा कि क्योंकि देखिए इम्यूनिटी हमारी बड़ी मुतासिर हो रही है। हमारे अक्सर खानों में, मैं नहीं कह रहा हूँ तमाम बाहर के जी, खानों में, मगर बहुत सारे खानों में, इवन घर के खानों में हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक एमएसजी, एक सिंथेटिक एक कंपाउंड है, जो हम खानों में टेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, और इसी तरह बहुत सारे फूड एडिटिव्स हैं, और इसी चाइनीज़ तरह सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट है, और इसी तरह बहुत सारे कलर्स हैं जो कि फूड ग्रेडेड भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं अपनी प्रैक्टिस में, जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, जब मैं बातें करता हूँ, तो मैंने देखा इम्यूनिटी उन लोगों की ज़्यादा मुतासिर है जो कि इन चीज़ों पे रिलाय कर रहे हैं। हर रोज़ के उनके यहाँ ये आइदर के वो रेडीमेड, या तो वो कुछ मसाले ले लेते हैं, या मुख्तलिफ खानों में ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे होता ये है कि मेरी अपनी सोच में, और इट्स अ लेमैन नॉन साइंटिफिक सोच, कि मैदे में जाके ब्रेन कंफ्यूज होता होगा कि भाई ये क्या आ गया, ये असल तो है ही नहीं, क्योंकि वो सब सिर्फ फ्लेवर एनहांसर्स हैं। खैर, तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, रही सही कसर जो है वो हमारे बहुत सारी दवाइयों ने उसका भी अच्छा खासा बेड़ा गर्क किया है। तो क्या तो ऐसा खाएँ हम? तो इसके लिए बड़ा अच्छा ये है कि सबसे पहले मैं पहले बच्चों बच्चों के लिए शुरू करूँ, जी, जी। कि बच्चों में जब भी बुखार आए तो राइट अवे उनको एंटीबायोटिक ना दें। सही। या अब तो ये हो जाता है ना कि आप गली के नुक्कड़ पे गए, वहाँ पे दुकान से उसने दवाई खरीदी, एंटीबायोटिक लेके आ गए, हुँ, क्योंकि उसका असर राइट अवे हो रहा है। खुदा के लिए ना करें, क्योंकि बच्चों का आंतों का निज़ाम तबाह हो जाता है उससे। अच्छा। और बच्चे, उनकी नरिशमेंट खत्म हो जाती है। फिर भी बुखार अगर तेज हो तो डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर के पास जाएं, सही डॉक्टर के पास, जो कि वो सही तरह से तशखीस करके फिर एंटीबायोटिक लिखे। इसी तरह से अगर आप हर रोज, या कुछ नहीं तो थोड़े बहुत मेथी दाने की कहवा, मेथी दाने का कहवा जो है वो थोड़ा बहुत आपकी इम्यूनिटी में बढ़ाने में बड़ी मदद देता है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी नहीं होती तो उसके साथ साथ बड़े अजीब अजीब मामला, हाजमा, जैसे ही आप बाहर के या गलत सलत खाने खाएंगे, आपकी आंतों का इंटरनल लेयर जो है वो मुतासिर हो जाएगा, वहां से लीकी गट्स होंगे। अच्छा, लीकी गट्स का मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं या एक्सटर्नल नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ग़िज़ा के ज़रिए जा रहे हैं। ओहो! अब जब वो जा रहे हैं तो आपको ना सिर्फ फिजियोलॉजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी आपको प्रॉब्लम देंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने मैदे की हिफाज़त करें, जितना हो सकता है। हिप्पोक्रेटिस, बुकरात 2500 साल पहले कह के गया कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक। हुँ, तो जितना हो सके सिर्फ मेरे भूखा रह लें, मैं कहता हूँ भूखा रह लें, मगर देख के खाएँ कि क्या खा रहे हैं, और खाएँ तो थोड़ा-सा खाएँ, चखने के लिए खाएँ। गलत ग़िज़ा ना खाएँ। मुँह का मज़ा, मैदे की सज़ा, हो सकता हो है। सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी फाउंडेशन की तरफ।
हाँ, क्या फाउंडेशन है आपकी? क्योंकि हमने साथ मिलके भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें सऊदी भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे उसके अंदर, जिसमें वो लोगों को उम्रे भेजते हैं माशाल्लाह से और लोगों की बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या काम करती है? देखिए, साइकोलॉजी में खुशी के 3 दर्जात हैं। एक वो खुशी जो जब अभी मैं आपसे मिला हूँ, ब ब ब आने के बाद बड़े अरसे बाद मिला हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मिलके। जी। मगर अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, खुशी खत्म हो जाएगी। फिर सही। दूसरी खुशी ये कि शायद आप मुझसे कहें कि मुक़ीम ये कर दो या वो कर दो, जो मुझे आता है तो वो मैं करूँगा, उसमें भी मुझे खुशी मिलेगी। मगर वो जब मैं खत्म करूँगा काम, वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरी खुशी बाबर वो ये है कि किसी के काम आना, किसी की मदद करना। और यही एक आइडिया था, हमने अपने वालिद साहब को देखा, बचपन से देखा कि वो बेइंतहा लोगों की मदद करते थे, बेइंतहा वो उनका एक वो था। अभी बड़ा अच्छा ये हुआ कि सऊदी भाई ने बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर एक कंट्रीब्यूट किया हुआ है कि भई क्या कुछ हैरानकुन तौर पे माशाल्लाह सऊदी भाई को अल्लाह ताला उनको बड़ा उनको सेहत दे। आमीन। वहाँ बैठ के बड़ी मेटिकुलसली बड़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हुँ। आप खुद जानते हैं जी, जी, जी। कि कितनी डिटेल में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा ही। ये एक बहुत अच्छा उनका एक कंट्रीब्यूशन है और वो हमारे रूह रवा हैं इस फाउंडेशन के। तो क्या और क्या क्या विज़न है इसका, जो आपने भी ट्रस्ट है, किस नाम से ट्रस्ट है, यही बताएँ? हकीम मुरसलीन फाउंडेशन जो है ये इसकी एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बगैर किसी एथनिक, रिलिजियस, पॉलिटिकल किसी भी उस चीज़ से हट के किसी भी नीडी लोगों की किसी भी तरह से मदद की जाए। ये एक इस ज़हन से लेके हम अभी फाउंडेशन प्रपोज़ हुई भी है हुँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप माशाल्लाह से चेयरमैन हैं इस जी फाउंडेशन हाँ, और इसमें हम यही चाहते हैं कि भई लोगों का जितना हो सके और बड़े कंस्ट्रक्टिव आगे फ्यूचर में तो मैं ये भी चाहता हूँ और सब लोग भी यही चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव अंदाज़ में वो एक परपेचुअल अंदाज़ में आगे बढ़े और हम इट्स थैंक यू सऊदी भाई उन्होंने बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट जी, जी। उन्हीं का बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन था। उसके लिए अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बहुत हो सकता है पॉडकास्ट आने के कुछ अरसे के बाद ही, क्योंकि शूट तो हमारे साथ चल रही होती हैं, तो कुछ अभी 4 लोगों को इंशाल्लाह उन्होंने उम्रे पे भेजना है और ये प्रैक्टिस नॉर्मली उनकी चलती रहती है। और अभी कुछ लोगों को जिसको बाइक देनी है, तो ये सब लोग हम देखते हैं, पहले हम उसका प्रॉपर हम देखते हैं कि बंदा जो है वो डिज़र्विंग है, ये सब चीज़ें चेक करके फिर उसको हम आगे फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, लोग तो बहुत सारे जाना चाहते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रे पे जाए। लेकिन इसके लिए सऊदी भाई का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हमारे थ्रू, मुकीम भाई के थ्रू, फरजाद भाई के थ्रू, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के अंदर जो काम कर रहे हैं। तो तो मुकीम भाई, जाते-जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ के हवाले से, या कोई लाइफ़ का कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाह रहे हो? जो भी काम करें उसमें खुलूस रख लें बस। खुलूस रखें, जो करें ईमानदारी से करें। ईमानदारी से करें, खुलूस रखें और पॉज़िटिव मस्बत अंदाज़ से सोचें। जितना हो सकता है आप मस्बत अंदाज़ से सोचेंगे तो आपका ताल्लुक भी मस्बत लोगों से होगा। हुँ। मैंने ये देखा काफ़ी लोग मुझसे कहते रहते हैं, "अरे! कराची में रहते हो तुम, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये वहाँ पे" मैंने देखा नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं और मैं चंद एक आटे में वो चल रहा है और बाकी तो अल्लाह ताला ये बात मैं भी करे। आपकी बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि लोग बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन जो चंद थोड़े दूसरे रास्ते पे हैं, वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं माशरे को। और बहुत शुक्रिया आप। बहुत शुक्रिया बाबर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और नॉर्मली हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं, मगर आज इस तरह से बातें की, तो न अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, आप माशाल्लाह इतनी अपनी मसरूफ़ियात की टाइम निकाल के हमारे पास आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला आपको और बुलंदी पे लेके जाए माशाल्लाह। तो मुकीम भाई आज हमारे साथ थे और मुकीम भाई ने आज बड़ा हमें वक़्त दिया, बड़ी ऐसी बातें, बड़ी ऐसी डिटेल्स, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी जर्नी के हिसाब से, फाउंडेशन के हिसाब से सारी अपनी बातें हमसे शेयर करी। और तो उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी सीखने को मिलेंगी और ये पॉडकास्ट देख के हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में कुछ बेहतरी आए, चेंज आए। तो पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।